गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। अगली क्लास शुरू करते हैं, जिसका मेन टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, पहले ये जानना है। देखिए, अक्षीय स्थिति में क्या था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इस पर जो अक्ष प्राप्त होता है उसे अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन हुआ था इसके पहले। आज इसके विपरीत है, सेम उल्टा इसका। तो अक्षीय स्थिति में चाहे इधर निकाले थे चाहे इधर निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे कोई बिंदु P मान करके। अब आज क्या करेंगे, अब इसके निरक्षीय पर, निरक्षीय का मतलब उदासीन अक्ष जिसे बोलते हो, जो इसके लंबवत होता है, इन दोनों आवेशों के मिलान बिंदु के लंबवत, इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है और यहाँ A पर प्लस Q आवेश, यहाँ B पर माइनस Q आवेश है। इस बिंदु P पर हमें इसके कारण और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कंफर्म कीजिए। इसकी दिशा होगी, देखिए, प्लस Q और ये भी परीक्षण आवेश यहाँ पर होता है, ये भी धनात्मक होता है। तो धनात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में एक दूसरे को धक्का देगा। यानी अब यहाँ से देखिए, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर जो बल कार्य करेगा उसका परिमाण मान लेते हैं E प्लस क्यू है। और इसके बाद यहाँ माइनस क्यू से किसकी ओर, P की ओर। अब बताइए, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है, प्लस माइनस में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। कैसा बल होगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल तो P से इसकी दिशा Q की ओर होगी। अगर इस जो द्विध्रुव लिया गया है इसकी पूरी लंबाई 2L हो, 2L, यहाँ से यहाँ तक 2L है, तो ये वाली आधी लंबाई हो जाएगी L, यहाँ से ये भी आधी लंबाई L हो जाएगी। अब देखिए, इसके बीच का कोण यहाँ पर थीटा है। किसके बीच का? द्विध्रुव और जो प्लस Q वाली, प्लस EQ की दिशा है, E प्लस Q की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र, धनात्मक वैद्युत क्षेत्र वाली दिशा। और ये है ऋणात्मक, इसे EQ माइनस में, E माइनस Q। ये किस दिशा में है? P से B की ओर, AB मान लेते हैं इसको। तो इसकी दिशा हो गई P से B की ओर, और प्लस वाले की दिशा है A से P की ओर। अब सर्वप्रथम अक्षीय स्थिति के E प्लस Q वाले को निकालते हैं। तो ये क्या होगा? E प्लस Q, यानी प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी नोट कर लीजिए। E, रुकिए थोड़ा, इसको मिटा दें। प्लस Q के कारण प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता
ये क्या होगी ई प्लस क्यू, इसका मान कितना होगा 1/4πε0। आवेश तो दोनों पर एक ही परिमाण का है, प्लस क्यू हो गया या फिर क्यू अपान, इसमें कौन सी दूरी है यहाँ से ए से पी तक की दूरी एपी का स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। और दिशा इसकी होगी ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। इसके बाद माइनस क्यू के कारण निकालते हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए माइनस क्यू के कारण निकालते हैं, तो इसका मान होगा ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0। इसमें भी इसका परिमाण क्यू ही है, तो क्यू अपान, अब इसकी दूरी देखिए बी से पी तक की दूरी यानी बीपी, और दिशा क्या है इसकी पी से बी की ओर है, तो इसे पी बी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और दिशा इसकी होगी पी से बी की ओर। अब चलिए देखिए ये दोनों विकर्ण हैं, ए भी इसी का विकर्ण है इस त्रिभुज का, एक त्रिभुज इधर वाला और ये दूसरा वाला त्रिभुज इधर। अब देखिए इसमें यल यहाँ है एक भुजा, यल इसमें भी है, एक भुजा बराबर हो गई। और ये दूसरा जो इसका लंब है या फिर जो अक्षीय स्थिति का उदासीन अक्ष था वो दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, इसे ओ मान लेते हैं यहाँ पर। बिंदु ओ ओपी दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। और जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो तीसरी भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। और तीसरी भुजा की माप निकालते हैं, इसमें निकालेंगे तो देखिए कितना है, इसमें नीचे यल है और ये वाली भुजा आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लिए। ओ से पी तक की दूरी कितनी है स्मॉल आर, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे एपी की वैल्यू आएगी √एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है विकर्ण है, विकर्ण का मान आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन इस पर कड़ी लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। इसके बाद अगर दूसरे का निकालेंगे तो इसमें भी यही आएगा विकर्ण का मान √एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों लंबाई सेम आ गई, यानी एपी और बीपी दोनों क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे, चूंकि एपी बराबर है पीबी के, जब एपी और बीपी बराबर है, इसके बाद इसका जो परिणामी होता है उसको निकालिए। तो देखिए एक की दिशा इधर हो गई और एक की दिशा इधर, जो इनके बीचों बीच से होकर जाएगा वही क्या होगा इनका परिणामी, इसको ही मान लेते हैं। अब देखिए परिणामी का जो कोण होगा, यहाँ थीटा है यहाँ भी थीटा है, दोनों अंतःकोण ये हैं। ये कैसे कोण है अंतःकोण, अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा 2 थीटा होगा, कितना होगा 2 थीटा। थीटा और थीटा जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 थीटा। दोनों किसी त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, तो दोनों का योगफल करेंगे तो बाह्य कोण के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पर जो कोण है कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए जो नए नए प्रकाशन या फिर अलग अलग के प्रकाशन की किताबें हैं उनमें इसका जो
डेरिवेशन है बहुत ही ब्रॉड, यानी बहुत बड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसको हम दूसरी विधि से बताएंगे आप लोगों को, जो कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं। अगर दो सदिश इस प्रकार से, मान लीजिए एक ए है और एक क्या है, बी है, इनके बीच का परिणामी आर मान लेते हैं, वेक्टर आर है, तो आर की जो वैल्यू होती है जब ये समान रहता है दोनों में, ये पूरा मान लेते हैं थीटा है तो इसका थीटा बाई 2 और इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू आती है आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, इतना आता है परिणामी की जो पूरी माप है, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। अब इसके अनुसार देखिए दोनों में वही स्थिति है, कोण इसमें भी समान है, इसका कोण कितना थीटा है, इसका भी कोण थीटा है, और इसका परिणामी केवल वेक्टर ई है इसमें, और उसमें क्या था, वेक्टर आर। तो इसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट करिएगा। इसी के अनुसार चूंकि दो सदिशों के समान होने पर, ये दोनों सदिश कैसे हो गए, देखिए एपी और बीपी दोनों बराबर है, इसलिए दोनों क्या होंगे, समान होंगे। समान सदिश होने पर इनके बीच का जो परिणामी होता है इस सूत्र के अनुसार कितना होता है, आर इज इक्वल टू 2a। 2a का मतलब यहाँ है कोई भी एक सदिश, दोनों में से कोई, जब बराबर हैं तो दोनों में से कोई एक सदिश ले लीजिए, उसका जो परिमाण होता है उसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, इसलिए सूत्र आर वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर आर परिणामी बराबर होता है 2a cos थीटा बाई 2, इतना होता है। और इसमें क्या है, इसमें परिणामी क्या है, वेक्टर ई है, तो ई का जब मान निकालेंगे ई इज इक्वल टू आएगा 2। अब देखिए इसमें एक सदिश का जो परिमाण है कितना है, ई प्लस क्यू है, एक का मान है ई माइनस क्यू, तो इन दोनों में से एक वैल्यू इसमें रख दीजिए, ई प्लस क्यू ले लेते हैं, ई प्लस क्यू। इसके बाद देखिए इसी के अनुसार चल रहे हैं, 2a है तो ई प्लस क्यू ले लीजिए या फिर ई माइनस क्यू ले लीजिए, फिर कास थीटा की जगह इसमें कितना है, यहाँ देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ थीटा ये था पूरा, तो इसका आधा आधा हो गया था, अब इसमें 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 थीटा रखेंगे बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब जो बच गया उसकी वैल्यू रख दीजिए। इसके बाद चलते हैं, e इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान इसकी पूरी वैल्यू समीकरण 1 से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान ए पी स्क्वायर इंटू कास थीटा, इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। अब देखिए ए पी स्क्वायर इसमें है, ए पी की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ जब रखेंगे स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट गायब हो जाएगा, अब ये वैल्यू वहाँ रख दीजिए। आगे चलते हैं, इस सब को नोट कर लीजिएगा। E इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ए पी के जगह ये वाली वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वर्ग है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए इसका भी होल स्क्वायर होगा तो ये कड़ी गायब हो जाएगी। इसके बाद कास थीटा, अब देखिए कास थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, कास थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या सॉरी कास थीटा, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं इसलिए
कुछ फार्मूले याद होने चाहिए मैथ के जिनका प्रयोग होगा। तो ए फार्मूला एल ए एल होता है अपान के ए होता है। लाल बटे कक्का पढ़ते हो तो ये देखिए पहला साइन के लिए है, दूसरा कास के लिए है, तीसरा टैन के लिए है। तो इसमें आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब बताइए इसमें आधार कौन है और कर्ण कौन है? इसी में चाहे अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं ना ई प्लस क्यू के लिए, तो इसी को लागू करेंगे। इसमें देखिए जो इससे लगी हुई भुजा है ये हो गई आधार, एल हो गया। आधार क्या हो गया? एल। तो यहाँ पर कास की जगह पर लिख दीजिए, कास थीटा की जगह पर एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? आधार बटे कर्ण। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL कर दीजिए ऊपर, 2QL एक साथ हो गया। और नीचे देखिए इसकी पावर 2 है तो ये कड़ी गायब हो जाएगी। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बचेगी, या कुछ भी मत लिखिए पावर। और यहाँ पर जब दोनों की पावर कड़ी है तो इस कड़ी को लिखते हैं 1/2 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए दोनों बेस समान हैं। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कोई घात नहीं, एक होगी। तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL को ये अगली क्लास में बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं इसको, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? P लिखेंगे। P अपान इन दोनों की पावर को जोड़िए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना होगा? 2 एकम 2 1 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2। यहाँ 3/2 करिएगा। इसके बाद वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए आर की वैल्यू एल की तुलना में बहुत अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे पहले चूँकि एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए आर की वैल्यू को एल की वैल्यू को उपेक्षित कर दिया जाएगा। एल इज या फिर 2L को मान लीजिए 2L इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर को उपेक्षित करने पर, उपेक्षित करने का मतलब है इसके मान को छोड़ दीजिए, गणना में नहीं रखना है इसे। उपेक्षित करने पर, उपेक्षित करेंगे तब यहाँ से एल स्क्वायर गायब हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान, यहाँ पर क्या बचेगा? केवल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो बटा में 2 ये जो है इससे कट जाएगा, केवल बच गया आर क्यूब। तो इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब। यही मेन फार्मूला है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो हो गया ये डेरिवेशन। हाँ देखिए अंत में क्या आएगा, यहाँ पर आर है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब। 2 कट गया है, केवल यही 3 घात बची है, तो इतना हो गया। अब देखिए जो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है कितना आया? P अपान आर क्यूब। और इसके पहले पढ़े थे अगली जो क्लास थी उसमें
2p/r³ आया था किसके लिए? अक्षीय स्थिति के लिए। तो इन दोनों में संबंध कर लीजिए यहीं पर, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर आता है, यूपी बोर्ड में भी आएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और संबंध को याद करिएगा। अब देखिए, जो अक्षीय स्थिति में आया था एक्सियल होता है। अक्षीय की अंग्रेजी क्या होती है? एक्सियल। तो एक्सियल के लिए हम इसमें मान लेते हैं इसकी जो तीव्रता है EA है। क्या है? एक्सियल इंटेंसिटी। E को तीव्रता से या तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया EA। EA की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4πε0 2p/r³ आया था। इतना आया था किसके लिए? अक्षीय स्थिति के लिए। और ये क्या है? आज जो मिला है ये निरक्षीय स्थिति के लिए है। तो इसकी देखिए अंग्रेजी होती है ब्रॉड साइड। तो ब्रॉड साइड के लिए इसको B लिख देते हैं, EB। EB = 1/4πε0 p/r³। p/r³। अब देखिए E सब कॉमन है, इतना ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, दोनों में है कि नहीं? पूरा कॉमन है ना? और P भी कॉमन है, दोनों में P भी कॉमन हो गया। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए EA/EB से। कितना हो जाएगा? यहाँ सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा, 2/1 हो गया। तो EB को इधर भेज दीजिए। इसके बाद जो संबंध आएगा दोनों में, EA = 2EB, यानी अक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का 2 गुना होता है। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए।